हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम लॉस्ट स्प्रिंग जो कि आपकी इंग्लिश फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है उसकी क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं इसकी जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है इसका अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो देखिए, हमने लॉस्ट स्प्रिंग जिन्होंने भी उन वीडियो को देख लिया है, दो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दो हिस्सों में मैंने बनाया है। तो हमने उनमें कहानी देख ली कि एक तो साहेब जो कि पन्नियाँ बिनता है, मतलब कचरा उठाता है, और दूसरा मुकेश जो चूड़ियाँ बनाने की जो इंडस्ट्री उसमें काम करता है, और सविता। ये दो तीन किरदार थे। तो आप सभी को कहानी याद होगी तो क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। कि जो साहेब है वो कचरे के ढेर में क्या खोज रहा था, लुकिंग फॉर यानी कि खोजना। वेयर इज ही, वो कहाँ है अभी, एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। तो देखिए आंसर इसका, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। कि जो साहेब जो लड़का है वो कूड़े के ढेर में सोना खोज रहा है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द आथर, वो लेखिका के पड़ोस में ही रहता है। साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहेब कहाँ से आया, बांग्लादेश से आया है। ही केम विथ हिज मदर इन 1971, वो अपनी माता के साथ 1971 में भारत में आ गया। हिज हाउस वाज सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कि उसका घर कहाँ स्थित था, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ हरे भरे खेत थे उसके बीच में उसका घर था। स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो तूफान जो वहाँ पर आते थे उन तूफानों ने उसके घर और उसका जो खलियान है उसको तबाह कर दिया। सो दे लेफ्ट द कंट्री, इसलिए उन्होंने उस देश को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। कि लेखिका ने जो बच्चे जूते नहीं पहनते उसके लिए क्या कारण बताया, कि वो बच्चे किस प्रकार का कारण बताते हैं जूते नहीं पहनने के पीछे। तो देखिए, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज डेट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो लेखिका बता रही है कि एक परंपरा ही है नंगे पैर रहने की। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कोई कमी नहीं है। ही वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उसे आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ उस भयंकर गरीबी से बचने के लिए एक बहाना मात्र है, यानी कि जिनके पास जूते चप्पल नहीं होते पहनने के लिए, वो अक्सर गरीब लोग ये कहते हैं कि हम तो नंगे पैर ही रहते हैं। ही आल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर ए पेयर ऑफ शूज। और फिर उसे एक कहानी भी ध्यान आई जिसमें एक जो बच्चा है, ये जो बॉडी है ये वास्तव में यहाँ पर क्या बॉय है, एक जो बच्चा है जो ईश्वर से प्रार्थना करता है एक जोड़ी जूते के लिए। अब चूंकि हमारी इस कहानी की ऑथर एक लेखिका है, इसलिए आप यहाँ पर शी लगा सकते हैं, शी वंडर्स, और उसके बाद यहाँ पर भी शी, ठीक है, शी आल्सो रिमेंबर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ये देखिए, तीसरा प्रश्न है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। कि क्या साहेब खुश है चाय की दुकान पर काम करके, व्याख्या करिए। तो आंसर है इसका नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। कि नहीं, साहेब बिल्कुल भी खुश नहीं है चाय की दुकान पे काम करके। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा है वो अपना चिंता मुक्त जो
उसका लुक है उसको खो चुका है। केयर फ्री यानी कि तनाव रहित। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कि जो स्टील का जो कनस्तर है जिसमें वो चाय ले जाता है वो ज़्यादा भारी दिखता है बजाय प्लास्टिक बैग के जो वो अपने कंधों पर यूं ही लटका लेता था। बहुत, क्योंकि बहुत हल्का रहता है जो प्लास्टिक जिसमें थैलियाँ रखते हैं। द बैग वाज हिज, और बैग उसका भी था, जो भी वो झोला थैली लटकाता था पीछे। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कनस्तर उसका नहीं था, वो उस आदमी का था जिसकी चाय की दुकान थी। तो कुल मिलाकर के साहेब अब आज़ाद नहीं हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। अब आगे प्रश्न है थिंक एज यू रीड। पहला प्रश्न है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कि जो फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस बात के लिए फेमस है। तो देखिए इसका आंसर, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो उसकी चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इसी कार्य में संलग्न है, चूड़ियाँ बनाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कि भारत का ये सेंटर है जहाँ पर कांच के कार्य, जो कांच का जो उद्योग है उसके मामले में भारत का ये सेंटर है। कौन? फिरोजाबाद जो शहर है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। कि जो यहाँ के जो परिवार है इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी खपा दिया है इन्हीं कार्य में, भट्टियों के आसपास, कांच को वेल्ड करने में, चूड़ियाँ बनाने में, जितनी भी धरती पर महिलाएं रहती हैं उनके लिए। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ चूड़ियाँ बनती है। आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। कि जो खतरे हैं चूड़ियाँ बनाने के कारखाने में, जो खतरे हैं उनको बताना है। तो देखिए इसका आंसर, बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स सिट इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। कि लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ अंधेरी झोपड़ी में बैठ करके उस ऑयल लैम्प की टिमटिमाती लाइट में काम करते हैं। They welded pieces of colored glass into circles of bangles। कि वो जो टुकड़े होते हैं रंगीन कांच के उनको जोड़ करके चूड़ियाँ बनाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और इतनी अंधेरी झोपड़ियों में काम करने की वजह से उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और अक्सर ये जो बच्चे हैं बड़े होने के पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। Even the dust from polishing the glass of bangles is injurious to eyes। और तो और जो वो ग्लास को पॉलिश करने में जो धूल उड़ती है वो भी उनकी आंखों के लिए, अंधेरे में बैठने से तो उनकी आंखें कमज़ोर होती ही है, लेकिन चूंकि कांच का कार्य, कांच को पॉलिश करते हैं तो वो जो डस्ट उड़ती है उसमें भी कांच है, भले ही बारीक कांच है, तो वो भी आंख के लिए खतरनाक है। मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड। अधिकतर जो काम करने वाले लोग हैं वो अंधे हो चुके हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर वेरी डेंजरस। और जो भट्टियाँ जब वो कांच को पिघला देती है तो आप समझ सकते हैं कितना तापमान होगा, इसलिए वो भट्टियाँ भी इनके लिए खतरनाक है। अब आगे देखते हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। कि मुकेश का जो दृष्टिकोण है उसकी परिस्थिति के अनुसार
किस प्रकार उसके परिवार से भिन्न नजर आता है। मुकेश ने क्या कहा था लेखिका से कि वो कार चलाएगा, वो चूड़ियाँ उड़िया वाला काम नहीं करेगा। तो देखिए क्या है आंसर इसका। मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लिनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की दादी मानती है कि जो ईश्वर प्रदत्त हमें जो जाति, जिस जाति में हमारा जो जन्म हुआ, जिस कार्य करने वाली जाति में हमारा जन्म हुआ, उस परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में अगर जन्म हुआ है तो वही करना पड़ेगा। ऐसा किसका मानना है? मुकेश की दादी का। लेकिन मुकेश को तो कार ड्राइव करनी है। हर सन एंड ग्रैंडसन्स आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। उसके पुत्र और उसके पौत्र इसी जाति में उनका जन्म हुआ है। ये इसको ध्यान देना, ये बॉर्न है, ठीक है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। और उन बच्चों ने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज। मुकेश के पिता ने उनको वही सिखाया है जो वो खुद जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाना। बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश को तो मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा और सीखेगा। दो द गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम। यद्यपि जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसे कार चलानी है और मोटर मैकेनिक उसको बनना है। आगे देखते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। What could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? वो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग गांव से शहरों की ओर माइग्रेट होते हैं, प्रवास करते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। पाठ के आधार पर तो हम कारण देंगे इसे, लेकिन जो 2-3 कारण होते हैं हम उसका वर्णन करेंगे। तो देखते हैं आंसर। There are many factors that cause migration of people from villages to cities. अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं गांव से शहरों की ओर। Some villagers voluntarily move to the cities in search for jobs and better civic and health facilities. कुछ गांव वाले ये अपनी इच्छा से ही सिटी की ओर जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सकें। अदर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्राउट, फेमाइन etc. दूसरे मजबूरीवश शहर आ जाते हैं क्योंकि या तो बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, सूखा, इनमें से कोई सी भी प्राकृतिक अगर आपदा आ जाती है तो उन्हें शहर आना पड़ता है। डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज़। क्योंकि ये जो आपदा हैं उनके घर और उनकी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, तो मजबूरी में आना पड़ता है। हिस्ट्री हैज़ रिकॉर्ड्स ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशंस कॉज्ड बाय वार्स। अब इतिहास में भी एक उल्लेख है कि युद्ध के वजह से भी बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। ये बात भी सही है। मान लो युद्ध की वजह से एक पूरा इलाका नष्ट हो गया तो वहाँ के लोग दूसरी जगह जाएंगे ही, लेकिन वो शहर जाएंगे, गांव जाएंगे, ये कोई क्लियर नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं। आल्सो मैनी विलेजर्स हु आर बेटर ऑफ देन अदर्स मैनेज्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन द सिटीज़। और बहुत सारे गांव वाले जिनकी स्थिति अच्छी है वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजते हैं, तो फिर वहीं बस जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड यू एग्री डेट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? तो इसका अर्थ है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों से जो प्रोमिस किए जाते हैं उनका कभी कभार ही ख्याल रखा जाता है? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो इस कहानी में जो घटना घटित हुई है उससे आपको ऐसा लगता है? तो देखिए कहानी में कहाँ आया है, लेखिका एक बार साहेब से कह देती है कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे? तो साहेब कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। और कुछ दिन बाद आकर साहेब पूछ भी लेता है कि स्कूल खोल लिया है क्या?
तब लेखिका को लगता है कि जो गरीब बच्चे हैं उनसे वादा भी किया जाता होगा और कभी पूरा भी वो वादा नहीं होता होगा। तो देखते हैं आंसर हम। यस, द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। हाँ, जो वादे गरीब बच्चों से किए जाते हैं वो कभी कभार ही पूरे होते होंगे। ऑफन दे आर नॉट टेकन सीरियसली, अक्सर उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। दे आर मेड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रिटेनिंग ए चाइल्ड्स फैंसी फॉर समथिंग, कि बच्चों की जो चाहत रखने के लिए कभी कभार ऐसे बहाने बना लिए जाते हैं। किसी चीज़ की अगर बच्चे को चाहत है तो बहाने बना देते हैं कि हाँ तुमको बिल्कुल दिलाएंगे। दिस कीप्स द चाइल्ड होपिंग फॉर ए बेटर पॉसिबिलिटी टिल ही आर सी रियलाइजेज द ट्रूथ। और इससे क्या होता है कि बच्चे की उम्मीद बनी रहती है जब तक कि वो सच नहीं जान जाता। सच कब जान जाएगा? जब वो उसको पता चल जाएगा कि इच्छा यहाँ कोई भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, तब तक उसकी उम्मीद बनी रहती है कि हाँ पूरी होगी पूरी होगी पूरी होगी। इट इज डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू शेटर द चिल्ड्रंस ड्रीम्स। और ऐसे लोगों के लिए अपने बच्चों के सपनों को मारना भी कठिन होता है, इसलिए वो उन्हें समय समय पर दिलासा देते रहते हैं कि बिल्कुल ये हम बिल्कुल करेंगे तुम्हारे लिए। वाइल इट इज़ आल्सो पेनफुल टू सी दीज चिल्ड्रन थ्रिविंग ऑन फॉल्स होप्स गिवन टू देम। जबकि इस प्रकार के झूठी उम्मीदें उनको दिलाना बच्चों के लिए भी ये दर्दनाक है, क्योंकि बच्चे फिर रोज़ पिसते हैं कि शायद आज पूरी इच्छा हो जाए, आज हो जाए, और अचानक अगर आप कह देंगे कि नहीं तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी गलत है। वंस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद साहेब, कि एक बार जब साहेब से बातचीत हो रही थी लेखिका की, द नरेटर एंड्स अप इनकरेजिंग हिम टू स्टडी एंड जोकिंगली टॉक्स अबाउट ओपनिंग ए स्कूल हरसेल्फ। कि एक बार लेखिका ने साहेब की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको कह दिया कि वो स्कूल खोलने जा रही है। मजाक में कहा था, जोकिंगली। एट दैट टाइम शी फेल्स टू रियलाइज दैट अननोइंगली शी हैज सोन ए सीड ऑफ होप इन साहेब्स हार्ट। उस समय लेखिका इस बात की अनुभूति नहीं कर पाई थी कि उसने अनजाने में ही साहेब के मन में उम्मीद का बीज बो दिया है। She becomes conscious of her mistake when, after a few days, Sahib approaches her, inquiring about her school. लेकिन कुछ दिनों के बाद जब साहेब उसके पास पहुंचता है, लेखिका के पास, और स्कूल के बारे में पूछता है, तब जाकर कहीं लेखिका को ये बात लगती है कि उसने मिस्टेक करी है। Her hollow promise leaves her embarrassed. उसका जो खोखला जो वादा था उसने उसको लज्जा महसूस करवाई, उसको बहुत उलझन हुई कि उसने ऐसा वादा किया ही क्यों, है ना। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। वो कौन सी ताकतें ऐसी साजिश करती है जिससे कि जो फिरोजाबाद के जो चूड़िया का जो उद्योग है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको गरीबी में रहने के लिए मजबूर करती है। ऐसी कौन सी साजिशें हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं। सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ऐसी कुछ ताकतें हैं जो लोगों को गरीबी रखती हैं फिरोजाबाद की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को। These include the money lenders, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and politicians. तो कौन कौन है इसमें? एक तो उधार देने वाले, एक बिचौलिए, पुलिस हो गए, कानून के रक्षक हो गए, नौकरशाह हो गए, नेता हो गए। टुगेदर दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड। ये सभी मिलकर के बच्चे पर एक प्रेशर, एक बोझ डालते हैं, क्योंकि ये इनके माता पिता को पैसे देते हैं और उनको चुकाते चुकाते ये जो बच्चे ये भी बड़े हो जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम।
आपकी धारणा में कैसे मुकेश अपने सपनों को साकार कर सकता है? मुकेश कौन है जो गाड़ी चलाना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है? देखते हैं इस आंसर को। मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। कि मुकेश एक गरीब चूड़िया बनाने वाले का बच्चा है। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन। कि अधिकतर जो युवा लोग हैं फिरोजाबाद में, उनमें किसी भी सपने को पूरा करने के लिए कोई एबिलिटी नहीं है, ना कुछ उनके अंदर इनिशिएटिव है, लेकिन मुकेश उनसे अलग है। मुकेश अपवाद है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। उसके पास क्षमता है और ये साहस है कि वो पारंपरिक जो व्यवसाय है उसको तोड़ सके। पारंपरिक व्यवसाय क्या है? चूड़ियाँ बनाना। ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर आल्सो। उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। ही डज नॉट वांट टू बी ए पॉन इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल मैन आर मनी लेंडर्स। वो बिचौलियों और उधारी जो देने वाले लोग हैं उनके हाथों की कठपुतलियाँ नहीं बनना चाहता। ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। वो खुद खुद पर शासन करना चाहता है। वो खुद एक मालिक बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय जॉइनिंग ए गैराज एंड लर्न द जॉब ऑफ रिपेयरिंग कार्स एंड ड्राइविंग देम। वो अपने सपनों को साकार कर सकता है एक जो गैरेज है उसको ज्वाइन करके, वहाँ पर कार की रिपेयरिंग को सीख करके और उन्हें ड्राइव करके। He will have to overcome many hurdles before he succeeds. उसे कई समस्याओं से जीतना होगा, जूझना होगा सफलता के पहले। Then comes transport problem. उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट की समस्या। Money is the first one. सबसे पहले पैसे की समस्या। He will have to earn some money himself. उसे खुद कुछ पैसे कमाने होंगे। द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्राम हिज होम। गैराज उसके घर से दूर है। ही विल हैव टू कवर इट ट्विस एवरी डे एनी हाउ बाई वॉकिंग ऑन फुट। उसे दुगनी रफ्तार से इस सफ़र को करना होगा क्योंकि गैराज दूर है, चाहे वो चल के जाए कैसे भी करके। पेशेंस, हार्ड वर्क, फर्म विल एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। देखो, संयम और कठिन मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प, इन सब को करके वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। देखिए, लिखा तो ऐसा है जैसे कि वो कलेक्टर बन जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुकेश के लिए एक मोटर मैकेनिक बनने के लिए भी कितना परिश्रम लगेगा उसको। यानी कि आप मुकेश के हालात को समझ सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं कि वो अगर इन सब को फॉलो करे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ क्या बनेगा? एक गैराज का मालिक बनेगा, है ना, मोटर मैकेनिक बनेगा। आगे देखते हैं। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। कि जो चूड़ी बनाने वाले जो उद्योग हैं उनमें क्या क्या खतरे हैं उनको बताना है। तो ये आंसर छोटे रूप में इससे पहले इसी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, फिर भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये बड़े रूप में इस बार समझाया है कि किस प्रकार के खतरे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस आंसर को समझ लेंगे। कुछ आप अपने स्तर से इसको छोटा भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं सीधे अगले उत्तर पर आता हूँ। ये देखिए, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। कि बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे। तो देखते हैं इस आंसर को। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। कि बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए बिकॉज चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज डोमेस्टिक सर्वेंट, डिशवाशर्स एट रोड साइड ढाबाज एंड इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज मेकिंग ग्लास बेंगल्स, बीडीज, क्रैकर्स etc। तो देखिए, क्योंकि बच्चों को कम उम्र में ही घरेलू कार्यों में या फिर प्लेट साफ करने के लिए रोड पर जो ढाबे होते हैं उनमें, या फिर जो खतरनाक जो उद्योग है जैसे कि चूड़ियाँ बनाना, बीड़ी बनाना, पटाखे बनाना,
ऐसी फैक्ट्रियों में इनको काम करवाना बहुत खतरनाक है। लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, इसकी वजह से वो अपने जीवन के बसंत को खो देते हैं। जीवन का बसंत क्या है? उनका बचपन। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपन खो जाता है। बर्डनड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क दे बिकम एडल्ट्स टू सून, जिम्मेदारियों के बोझ के तले काम करके वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी जिम्मेदारी सीख लेता है। तो यानी कि वो अब बड़ा हो गया, भले ही वो छोटा है, तो कहीं ना कहीं उसका बचपन छिन गया है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, और कुछ बच्चे तो इनमें ऐसे होते हैं जिनका पोषण भी ढंग से नहीं होता क्योंकि वो गरीब हैं। इल फेड, अनएजुकेटेड एंड पुअर, वो गरीब रहते हैं, बीमार रहते हैं और अशिक्षित भी रहते हैं क्योंकि वो काम करेंगे, पढ़ने तो जा नहीं सकते। दे हैव ए स्टंटेड ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कंसंट्रेटेड efforts on the part of government agencies, NGOs, cooperative societies and political leaders, कि जो बाल श्रम है उसको ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा ध्यान देकर। एक सरकार का एक हिस्सा ध्यान दे, एजेंसी जो है वो ध्यान दे, जो NGO है वो ध्यान दे, जो समाज सहयोगी संस्थाएं हैं वो ध्यान दे, और जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो ध्यान दे। तो यानी कि सभी का सामूहिक प्रयास रहेगा, तब जा कर के आप इसको रोक सकते हैं। मियर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प, केवल कानून पास कर देने से कुछ नहीं होगा। लॉ शुड बी इनेक्टेड फेथफुल्ली, ईमानदारी से नियम को, जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी, जिन बच्चों को आप ऐसी जगहों से निकालते हो, जैसे आप फैक्ट्री से उनको निकाल रहे, आपने उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया, तो अब उनको भोजन भी देना पड़ेगा, कपड़े देने पड़ेंगे, शिक्षा, और उन्हें कुछ पॉकेट मनी भी देना पड़ेगा। मतलब उनको पुनर्वास करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा उनका। देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस शुड बी रेस्पेक्टेड, उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का, उनके इमोशंस का सम्मान करना पड़ेगा। लेट देम एंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर, आओ उन्हें हम स्वच्छ प्रकाश और हवा प्रदान करें, उसका आनंद उन्हें लेने दें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।